हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ के बारे में। सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ गौण मुख्य एजेंसीज़ हैं और कुछ गौण एजेंसीज़ हैं। तो सबसे पहली जो एजेंसी है फैमिली, उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज, आस पड़ोस या नेबरहुड, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, कल्चर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कास्ट एंड क्लास, ये सारी सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ हैं। फैमिली, स्कूल एंड कॉलेज और नेबरहुड मुख्य एजेंसीज़ में आता है, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है सोशलाइजेशन पर। या सोशलाइजेशन की प्रोसेस में फैमिली, स्कूल, कॉलेज और अड़ोस पड़ोस, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाकी जो एजेंसीज़ हैं, टूल्स हैं, साधन हैं, इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनका एकदम डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट इनका किसी न किसी रूप में सोशलाइजेशन पर पड़ता ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली की। तो फैमिली या परिवार जो सोशल बिहेवियर सीखते हैं, उसके लिए मुख्य जगह मानी जाती है या मुख्य कारक माना जाता है। तो अगर E.B. हल्डॉक ने कहा भी है कि होम इज़ द सीट ऑफ लर्निंग फॉर सोशल स्किल्स। तो परिवार है, परिवार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो पेरेंटल बिहेवियर की डायमेंशन है, कि जो पेरेंटल बिहेवियर है, माता पिता का व्यवहार है, उसकी विमाएँ कैसी हैं। कुछ जो डायमेंशन है डिमांडिंग या डिमांडिंग एंड कंट्रोलिंग वर्सेस अनडिमांडिंग एंड अनकंट्रोलिंग, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मांगकारी होते हैं और बहुत नियंत्रणकारी होते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई डिमांड नहीं होती बच्चों से और वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण भी नहीं रखते, अनियंत्रणकारी होते हैं। जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, उनके बच्चे आज्ञाकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन कई बार उनमें कुछ चीज़ें मतलब उनमें क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाती, वो अपनी इच्छाओं से काम नहीं कर पाते। तो इस चक्कर में कई बार फ्रस्ट्रेशन का सामना भी वो बच्चे करते हैं और बहुत ज़्यादा सीधे साधे बच्चे बन जाते हैं। जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं। डिमांडिंग सारे पेरेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे होते हो जो डिमांडिंग ना हो, पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिमांडिंग होते हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। तो ज़्यादा डिमांडिंग होना भी हार्मफुल है और बहुत कम डिमांडिंग होना, डिमांडिंग बिल्कुल ना होना, दोनों ही वो भी हार्मफुल है। क्योंकि जो पेरेंट्स डिमांडिंग नहीं होते वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते बच्चों से, तो वो उस हिसाब से बच्चों को मोटिवेट ही नहीं कर पाते और उनका नियंत्रण बच्चों पर बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में बच्चे बिल्कुल स्वच्छंद बिहेवियर के हो जाते हैं। तो सोशलाइजेशन उनका इस तरह का होता है कि बहुत उद्दंडकारी बच्चे बन जाते हैं। तो डिमांडिंग होना बहुत ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होना या बिल्कुल डिमांडिंग ना होना, दोनों ही एक्सट्रीम पेरेंटिंग में के लिए नुकसानदायक हैं। दूसरी जो डायमेंशन है वार्म एक्सेप्टिंग एंड चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंट्स वर्सेस रिजेक्टिंग पेरेंट्स। जो वार्म एक्सेप्टिंग पेरेंट्स होते हैं, जो मतलब बहुत स्नेह से रखते हैं बच्चों को, पूरा ध्यान बच्चों पर केंद्रित रखते हैं। और कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत तिरस्कारी टाइप के होते हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, कोई भी बात उनकी नहीं समझना चाहते। तो बहुत ज़्यादा अगर स्नेही टाइप के पेरेंट्स हैं तो वो भी नुकसानदायक हैं, और बहुत ज़्यादा तिरस्कारी टाइप के पेरेंट्स हैं वो भी नुकसानदायक हैं। प्यार बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा लाड नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसमें अनुशासन में ना रह सकें। हम हर समय बच्चों के बारे में ही सोचें, अपने बारे में कुछ ना सोच पाएँ, तो ऐसी स्थिति भी पेरेंटिंग के लिए ख़तरनाक है। तो एक्सट्रीम, किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम डायमेंशन में, पेरेंट्स बिहेवियर की डायमेंशन में किसी भी तरह की एक्सट्रीम सोशलाइजेशन के लिए ख़तरनाक होती है। लेकिन अगर मिला जुला या मीडियोकर एटीट्यूड लेकर चलते हैं डायमेंशन का, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है बच्चों के लिए। कि अगर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, डिमांडिंग होना बहुत ज़रूरी है,
डिमांडिंग अगर आप नहीं होंगे तो बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकते, और अगर बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है तो ऐसी स्थिति बच्चों के लिए उद्दंडकारी, जो मतलब जो जिन बच्चों को कोई अपने लाइफ का एम ही नहीं सेट हो पाता है, इस तरह के बच्चों का डेवलपमेंट इस तरह से होता है। तो दोनों में अगर मीडियोकर स्थिति अपनाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है सोशलाइजेशन के लिए। उसके बाद आता है पेरेंटल स्टाइल। पेरेंटल स्टाइल में भी 4 तरह के स्टाइल्स हैं: परमिसिव पेरेंट्स, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स, नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। जो परमिसिव टाइप के पेरेंट्स हैं, परमिसिव टाइप के पेरेंट्स बिल्कुल खुली छूट देने वाले होते हैं और बिल्कुल डिमांडिंग नहीं होते हैं, और चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा स्नेह के साथ बच्चों को पालते हैं। दूसरे जो ऑथोरिटेरियन टाइप के पेशेंट होते हैं, अधिकारवादी होते हैं, बहुत ज़्यादा मांगकारी होते हैं, डिमांडिंग पेरेंट्स होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड होने की बजाय वो पेरेंट सेंटर्ड होते हैं, रूखे होते हैं, कोल्ड होते हैं, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते और बच्चों के साथ इमोशनली जुड़े भी नहीं होते हैं। तीसरी ऑथोरिटेटिव टाइप के पेरेंट्स, ये डिमांडिंग होते हैं, मध्यम स्तर के डिमांडिंग होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं और वार्मथ से भी पूर्ण होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से दिल से बच्चों के साथ जुड़े होते हैं। तो ये सबसे अच्छा मतलब स्टाइल माना जाता है ऑथोरिटेटिव टाइप के। चौथी जो स्टाइल है वो तिरस्कारी या अलिप्त टाइप के, नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व टाइप के पेरेंट्स होते हैं। ये पेरेंट्स भी बच्चों के सोशलाइजेशन के लिए ये स्टाइल भी बहुत अच्छा नहीं है। इनमें हार्दिकता की कमी होती है, मतलब वार्मथ बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं ये बच्चों को और बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, मतलब सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होते। तो जो पेरेंटल स्टाइल है वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें बच्चा भी अपनी फुल ग्रोथ ले सके, मतलब बच्चे को भी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता हो। बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता बच्चे के लिए नुकसानदायक है, लेकिन बच्चे को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो आराम से अपनी बात कह सके और अपनी इच्छा को पेरेंट्स के सामने रख सके। अगर समझदार पेरेंट्स हैं तो उस इच्छा के अनुसार बच्चे का डेवलपमेंट करेंगे, मतलब अपनी इच्छाएं पेरेंट्स को बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए। सोशलाइजेशन में मतलब इस तरह के अगर पेरेंट्स हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड हैं, पूरी वार्मथ है उनकी मतलब बच्चों के साथ उनके जो रिलेशन हैं बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी स्थितियाँ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के सोशलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। पेरेंट्स के साथ बच्चों का कम्युनिकेशन कैसा है और पेरेंट्स का आपस में कम्युनिकेशन कैसा है, ये हम रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं आगे। तो कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ उनका कम्युनिकेशन कैसा है। कई बार हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ये देखा जाता है कि गर्ल्स का कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन बॉयज़ का कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ बहुत कम होता है। जब बच्चों को टाइम होता है तब पेरेंट्स को टाइम नहीं होता उनके लिए, और जब पेरेंट्स के पास टाइम होता है तब बच्चों के पास उनके लिए टाइम नहीं होता। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो अगर प्रॉपर सोशलाइजेशन चाहते हैं बच्चों का तो कम्युनिकेशन बोथ वे, 2 वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब बच्चा भी अपनी बात खुल के रख सके पेरेंट्स के सामने और पेरेंट्स भी खुले दिल से बच्चे की बातों को स्वीकार कर सकें और अपनी बात भी बच्चे को प्यार से समझा सकें। तो अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, अगर कम्युनिकेशन में कहीं भी बैरियर आ जाता है, कम्युनिकेशन मतलब अगर आप अपनी बातें बच्चों पर लगातार थोपते हैं तो कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा। बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है तो भी कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन को प्रॉपर बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे की बात भी पेरेंट्स समझ सकें और पेरेंट्स की सिचुएशन भी बच्चे समझ सकें। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ फैमिली, कि परिवार का साइज़ कैसा हो जो सोशलाइजेशन के लिए, सोशलाइजेशन में हेल्पफुल हो। जैसे बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बच्चे सीखते चलते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में हर चीज़ बच्चों को पेरेंट्स ही सिखाते हैं, क्योंकि वो किसी को कॉपी नहीं कर पाते, किसी को देख नहीं पाते, कोई उनके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए एग्जाम्पल नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में
मतलब अगर बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है तो फैमिली के सदस्य बहुत ज़्यादा होंगे तो पेरेंट्स उनमें बिजी होंगे, तो बच्चे पर इंडिविजुअली पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो उसकी ग्रोथ और उसके सोशलाइजेशन के लिए ये हार्मफुल है। लेकिन अगर लंबी चौड़ी फैमिली है तो और सदस्य क्योंकि बच्चे पर ध्यान दे लेंगे, तो अगर पेरेंट्स कम ध्यान दे पाएंगे तो भी वो अकोमोडेट हो जाता है, उसमें संतुलन हो जाता है। लेकिन अगर जो और सदस्य हैं वो इस तरह से बच्चे पर ध्यान देते हैं कि बच्चा ज़्यादा बिगड़ना लगता है, बच्चा अपने मनमानी करने लगता है, तो ऐसी स्थिति भी मतलब बड़ा परिवार अगर होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के सामाजिकरण पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। तो साइज़ ऑफ फैमिली, बहुत बड़ा साइज़ और बहुत छोटा साइज़, दोनों ही सोशलाइजेशन के लिए घातक हैं। अब जैसे आजकल ये माना जाता है कि 2 ही बच्चे हैं, तो 2 ही बच्चों में ना बच्चों को चाचा ताऊ, नेक्स्ट जनरेशन को ना चाचा ताऊ का पता होगा ना बुआ का पता होगा। अगर एक भाई और एक बहन है तो ना चाचा पता ना ताऊ पता, तो इस तरह के जो रिलेशंस हैं उनका उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी और आगे चल के वो रिलेशंस बिल्कुल कम होने लगेंगे। तो बहुत छोटी फैमिली भी सोशलाइजेशन के लिए नुकसानदायक है। बच्चे में सौहार्दता डेवलप नहीं होती, सहनशीलता डेवलप नहीं होती, बच्चा शेयरिंग नहीं करना सीख पाता। तो बहुत सारी ऐसे ट्रेड्स जो सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के ट्रेड छोटी फैमिली में नहीं डेवलप हो पाते, जबकि बड़ी फैमिली में इस तरह के ट्रेड बहुत आराम से डेवलप हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी फैमिली भी सोशलाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, और बहुत छोटी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा सेंटर्ड हो जाते हैं क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो स्थिति भी नकारात्मक प्रभाव डालती है सामाजिकरण पे। नेक्स्ट हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स। पेरेंट्स के रिलेशनशिप कैसे हैं? अगर पेरेंट्स में आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं तो उसका इफ़ेक्ट बच्चों पर बहुत सकारात्मक पड़ता है। आपस में तालमेल नहीं है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति ज़्यादा घर में अगर लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है तो ये बच्चे के दिमागी विकास को अवरुद्ध करते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत ख़तरनाक है। अगर पेरेंट्स में फादर डिसिप्लिन में रखना चाहे, मदर बिल्कुल डिसिप्लिन में ना रखना चाहे, दोनों में तालमेल ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा इसका इमोशनली ब्लैकमेल करना सीख जाता है, या बच्चा इस तरह से गलत तरीके से फ़ायदा उठाना सीख जाता है। तो पेरेंट्स में तालमेल होना, पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के सकारात्मक सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर में ये माना जाता है कि जो बड़ा बच्चा है उसका विकास जितने अच्छे ढंग से होता है उसके साथ पेरेंट्स बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का सेकंड चाइल्ड का विकास, उसके ऊपर पेरेंट्स के साथ साथ उसका एक सिबलिंग भी हो जाता है जो उस पर ध्यान देता है। तो कुछ चीज़ों का विकास सेकंड बच्चे में बहुत अच्छे से होता है और कुछ चीज़ों का विकास फर्स्ट बच्चे में होता है। लेकिन अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो इस स्थिति में उन बच्चों का तीसरे चौथे नंबर वाले बच्चों का विकास कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन अगर बच्चों में प्रॉपर गैप है, बच्चों के जन्म में पूरा अंतर है, तो ऐसी स्थिति में 2 या 3 बच्चे हों तो सबका विकास बहुत अच्छे से होता है। लेकिन पहले जो फर्स्ट चाइल्ड है वो थोड़ा मॉरलिस्टिक और थोड़ा मैच्योर बिहेव करता है, और जो छोटा वाला बच्चा है वो हमेशा छोटा चाइल्डिश बिहेव करता है क्योंकि वो हमेशा छोटा ही बना रहता है। तो इस तरह का सामाजिकरण हर हालत में फैमिली में बर्थ ऑर्डर की वजह से आता है। उसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। जो परिवार का आर्थिक स्तर है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, उसका प्रभाव भी सामाजिकरण पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो बच्चे हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, माता पिता से बातचीत का उन्हें बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है, तो उनका सोशलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जो लो सोशो इकोनॉमिक वाले बच्चे होते हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे, उन्हें पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त नहीं मिल पाता या कम टाइम मिल पाता है, तो इसकी वजह से उनका सोशलाइजेशन थोड़ा इस वजह से प्रभावित होता है।
लेकिन जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे हैं उनमें सहनशीलता पाई जाती है, परिश्रम के गुण पाए जाते हैं। जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे हैं वो उनमें शेयरिंग की आदत कम होती है, सहनशीलता बहुत कम होती है। तो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में अलग अलग तरीके के सामाजिककरण वाले गुण पाए जाते हैं। तो पर्सनालिटी डिफरेंट टाइप की होती है दोनों सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ फैमिली कि परिवार किस तरह का है। जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, सेंट्रल सिंगल पेरेंटिंग फैमिली है। तो ये सारी चीज़ें भी सोशल डेवलपमेंट में, ये सोशलाइजेशन में प्रभाव डालती है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो जो पेरेंट्स हैं उनका उत्तरदायित्व मेन रहता है, सेंटर्ड रहता है, तो उसमें डेवलपमेंट सोशलाइजेशन बच्चे का अलग तरीके का होता है। और यदि जॉइंट फैमिली है तो उसमें क्योंकि डिवाइड हो जाती है सबकी ड्यूटीज़, तो उस हिसाब से सोशलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। उत्तरदायित्व का क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से लापरवाही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिफरेंट जो फैमिली की टाइप्स हैं उनका प्रभाव अलग अलग तरीके से बच्चे के सामाजिकरण पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्कूल और कॉलेज। स्कूल और कॉलेज सोशलाइजेशन में, मतलब सेकंड नंबर पर सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे प्राइमरी जो सोर्स है, प्राइमरी जो संसाधन है सामाजिकरण का, वो परिवार है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला भी मानी जाती है। तो जो परिवार से जितना सोशलाइजेशन सीखता है, सेकंड नंबर पे आता है स्कूल और कॉलेज। स्कूल और कॉलेज में सबसे पहले आ जाता है कि जो हमारा स्कूल है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। जब बच्चा पहली बार घर से निकलकर स्कूल में जाता है तो वहाँ का जो वातावरण है वो उसके सामाजिकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एक तो निरंकुशवादी वातावरण हो, दूसरा प्रजातांत्रिक वातावरण हो, स्वतंत्र वातावरण हो। तीनों तरह के वातावरण अलग अलग तरीके से सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। बहुत ज़्यादा निरंकुशवादी वातावरण है अगर स्कूल में, तो ऐसी स्थिति में वो अपने विचारों को, अपने बात को टीचर्स से नहीं शेयर कर पाता या टीचर्स के सामने नहीं रख पाता, और बहुत दबा दबा सा उसका व्यक्तित्व बनता है। क्रिएटिविटी बिल्कुल हर्डल हो जाती है। आजकल जैसे स्कूल्स में जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनमें सभी में थोड़ा सा निरंकुश टाइप का वातावरण होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। उसकी वजह से बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को शो नहीं कर पाता है या वो स्वतंत्र वातावरण उसे नहीं मिल पाता है। अगर प्रजातांत्रिक वातावरण है तो ऐसी स्थिति में टीचर टॉट रिलेशनशिप बड़े अच्छे होते हैं और अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर किसी भी टास्क में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो सौहार्द की भावना या सहयोग की भावना डेवलप होती है बच्चों में, वो बहुत हितकारी होती है। मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है टीचर्स का और उदारतावादी वातावरण ऐसी स्थिति में स्कूल में रहता है। अगर बहुत ज़्यादा स्वतंत्र वातावरण है, बिल्कुल फ्रीडम है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाते और उद्दंड हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी नुकसानदायक है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी बच्चे के सामाजिकरण के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद टीचर टॉट रिलेशनशिप। टीचर टॉट रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस टीचर और टॉट के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मेल जोल रखता है अगर टीचर टॉट के साथ, तो वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाता, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ अपने विचारों को शेयर नहीं कर पाता या अपनी बातें नहीं कर पाता या जो बात उसके दिमाग में कैरी होती है वो कैरी भी नहीं पूछ पाता। तो टीचर टॉट रिलेशन एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए जिसमें बहुत सौहार्दपूर्ण भी हो लेकिन डिसिप्लिन हो। अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लिबर्टी ले लेता है तो ऐसी स्थिति भी टीचर टॉट रिलेशनशिप के लिए ख़तरनाक है और सोशलाइजेशन ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा नहीं हो पाता। उसके बाद आता है साइज़ ऑफ स्कूल की, विद्यालय का आकार कैसा है।
अगर बड़ा स्कूल है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो उसमें प्लेग्राउंड और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी तरह का होता है। छोटा सा स्कूल है तो वहाँ ना खेलने का मैदान होता है, ना कुछ और किसी एक्टिविटी के लिए कोई साधन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति, मतलब जो स्कूल का एरिया अगर ज़्यादा है तो उसमें क्लासरूम भी खुले खुले होते हैं और सारी चीज़ें मतलब स्पेशियस होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी सोशलाइजेशन को प्रभावित करती हैं। बच्चे का दृष्टिकोण उस तरह से विकसित होता है, बच्चे का एटीट्यूड उस तरह का डेवलप होता है। उसके बाद साइज़ ऑफ क्लास, अगर क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चे पर, तो बच्चे की पर्सनैलिटी इतने अच्छे से डेवलप नहीं होती। अगर इंडिविजुअली हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन सोशलाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और हर बच्चे की एक्टिविटी पर, उदास है तो क्यों उदास है, खुश है तो उसकी खुशी का क्या कारण है, उसको शेयर करना। तो ये सारी चीज़ें, अगर छोटी क्लास है, मतलब साइज़ कम है, स्टूडेंट्स 25 के आसपास हैं, तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता है। इंडिविजुअली हर बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता हुआ दिखाई दे जाता है टीचर को। लेकिन अगर बहुत बड़ी क्लास है, 40 से ऊपर है, 40 है या 40-45 के आसपास है, तो ऐसी स्थिति में हर बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सोशलाइजेशन में ये नकारात्मक भूमिका निभाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप या इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास फेलोज़, जो क्लास फेलोज़ हैं उनका प्रभाव किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह के हैं, इन सब चीज़ों का भी सोशलाइजेशन पर, जो मॉरल डेवलपमेंट है वो सहपाठियों के साथ ही होता है। तो जिस तरह के माहौल से हमारे क्लासमेट्स आते हैं, क्लास फेलोज़ आते हैं, समाज विरोधी व्यवहार या समाज सम्मत व्यवहार या प्रो सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, मॉरलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सारा पीयर ग्रुप और क्लास फेलोज़ के साथ में सीखता है बच्चा। तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। तो पीयर ग्रुप भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है सोशलाइजेशन में। जिस तरह के बच्चे, अगर बच्चा कोई कहता है कि मैं रोज़ अपने पेरेंट्स के पैर छूता हूँ, तो उसका दोस्त भी, वो अपने दोस्त को ये बात शेयर करता है, तो अगले दिन से वो भी अपने पेरेंट्स को नमस्ते या पैर छू के आना शुरू कर देता है धीरे धीरे, कि मैंने अपने पेरेंट्स से इस तरह से बात की, रेस्पेक्ट की, बदतमीजी की, मैंने तो उन्हें कह दिया मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो वो इफ़ेक्ट तुरंत पीयर का दूसरे बच्चे में भी आ जाता है। तो पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है सोशलाइजेशन में। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ सिलेबस, कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा है। जिस तरह का हमारे देश में माहौल होता है, प्रजातांत्रिक है, ऑटोक्रेटिक है, दोनों तरह के माहौल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, उस तरह का वातावरण, जैसा वातावरण होता है सिलेबस पर भी उसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जैसे आजकल बड़ी चर्चा चल रही है, वामपंथी विचारधारा का प्रभाव सिलेबस पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। जो सिलेबस का निर्माण करने वाली वो संस्था है या उसके सदस्य हैं, उनका किस तरह का, उनके ऊपर किस विचारधारा का प्रभाव है, वो कैसा सिलेबस तैयार करते हैं। तो सिलेबस में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, जिन महापुरुषों की जीवनियाँ होती हैं, जिस तरह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वो सारी चीज़ें हमारे सोशलाइजेशन वैल्यूज़ सिस्टम को डेवलप करने में काम करता है। तो जो पाठ्यक्रम है, अगर किसी समुदाय के लोगों को विरोधी दिखाया जाता है या किसी समुदाय के लोगों को बहुत सहयोगी दिखाया जाता है, किसी विशेष प्रदेश के लोगों को बहुत इंटेलिजेंट दिखाया जाता है, या किसी विशेष समुदाय के लोगों को बहुत विरोधी तरह का या एग्रेसिव टाइप का दिखाया जाता है, तो उसी तरह की हमारी वैल्यूज़ या बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो सोशलाइजेशन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो जो हमारा सिलेबस होता है वो भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में हमारे समाजीकरण को प्रभाव डालता है। पीयर ग्रुप भी तार्किक रूप से, जो हमारी
तार्किक क्षमता का विकास है वो पीयर ग्रुप की उपस्थिति में बहुत अच्छे से होता है। तो पीयर ग्रुप हमारी लॉजिकल थिंकिंग पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए पीयर ग्रुप और सिलेबस दोनों सोशलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इसके बाद और एजेंसीज जो हमने पहले डिस्कस की थी कि इसके बाद आता है नाइबरहुड या आस पड़ोस। हमारा अड़ोस पड़ोस कैसा है, जैसा हमारा अड़ोस पड़ोस होता है उसका प्रभाव भी हमारे सामाजिक व्यवहार पर या सामाजिक सीखने पर पड़ता है, सोशल लर्निंग पर पड़ता है। आसपास में अगर हम हमेशा जब भी घर लेते हैं या जब भी हम किराए पे भी घर लेते हैं या बनवाते हैं तो हम ये देखते हैं आस पड़ोस कैसा है। सबसे पहले ये बात ध्यान देते हैं ना, जैसा हमारे आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर है, एजुकेशनल लेवल है, वो सोशलाइजेशन पर, बच्चे के सोशलाइजेशन पर प्रभाव डालता है। उनका रहना सहना कैसा है, उनकी वैल्यूज़ कैसी हैं, उनका कल्चर कैसा है, किस तरह के तौर तरीके वो अपनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अड़ोस पड़ोस में देखते हैं। नाना करते हुए भी आजकल बच्चे बहुत कम जाते हैं अड़ोस पड़ोस में, लेकिन फिर भी नहीं करते हुए भी बहुत कुछ हम अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि उसके घर ऐसा हो रहा है, उसके घर ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं, या घर से बाहर निकलेंगे तो पड़ोस वाली आंटी ने ये पूछा, या पड़ोस वाली आंटी इस तरह से बैठी थी, या पड़ोस वाली आंटी ने इस तरह टोका। तो ये सारी चीज़ें अगर आजकल जैसे हम अड़ोस पड़ोस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी नाना करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें अड़ोस पड़ोस से हम सीखते हैं। जिस तरह के माहौल में जिस तरह का उनका रहन सहन होता है उसे नहीं करते हुए भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू हम सीखते चलते हैं। आस पड़ोस के बच्चे अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका पुअर है तो ऐसी स्थिति में हम उनके साथ कम घुलने मिलने देते हैं। तो अगर बंद के रह जाता है बच्चा तो उसका प्रभाव भी, मतलब उसे लगता है कि मेरा आस पड़ोस अच्छा नहीं है इसलिए मुझे घर में कैद रखा जाता है, तो इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे हैं उनके साथ हम खेलने भेज देते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता जाता है, उसे भी ये लगता है कि मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, मेरे घर में वो चीज़ नहीं है, तो वो उस तरह की एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ती जाती है। तो मतलब अच्छा अड़ोस पड़ोस भी सोशलाइजेशन को बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है, और अगर बुरा अड़ोस पड़ोस से बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप के लोग रहते हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं रहते हैं, तो वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स। जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो भी सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं। जिस तरह की हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी जैसी फ़िलॉसफ़ी है उस तरह की फ़िलॉसफ़ी वो इस हमारे सिलेबस को, हमारे रहने के तरीके को, जैसे अगर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इस तरह के हैं, बहुत ज़्यादा तानाशाही टाइप की प्रवृत्तियां हैं देश में, प्रजातंत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हर तरह के काम पर रोक लगी रहेगी। हम स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते, हमारी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी। और प्रजातांत्रिक माहौल है तो और या हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो हम हर अपने विचार को रख सकते हैं या हम हर तरह की जिरह कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो हमारी पॉलिटिकल स्टेटस है देश की, वो किस तरह की है, पॉलिटिकल विचारधाराएँ किस तरह की हैं। अब कांग्रेस के राज में कैसा होता था, बीजेपी के राज में कैसा होता है, या किसी भी और पार्टी के राज में डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड के साथ सोशलाइजेशन होता है, और उसी तरह से हमारी विचारधाराएँ या हमारा रहन सहन चेंज होता चलता है। इसके बाद आ जाते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स भी सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। हर एक धर्म के अपने सिद्धांत हैं, हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के, जैन के, बौद्ध के, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। जिस तरह के रिलीजियस माहौल में या जिस तरह के रिलीजन को हम मानते हैं उस तरह के हम सिद्धांतों को मानने लगते हैं, या उस तरह की वैल्यूज़, उस तरह के सिस्टम्स को, उस तरह के रिचुअल्स को मानने लगते हैं। जो बच्चे इस्लाम धर्म में जन्म लेते हैं उनका सोशलाइजेशन थोड़ा अलग तरीके का होता है। जो हिंदू रिलीजन में जन्म लेते हैं उनका जो सोशलाइजेशन है वो अलग तरीके का होता है। हर धर्म में सोशलाइजेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैनिज़्म में अलग तरीके हैं, बौद्धिज़्म में अलग तरीके हैं, ईसाई में अलग तरीके हैं।
तो जिस तरह के रिलीजन से हम वास्ता रखते हैं या जिस रिलीजन से हम संबंध रखते हैं उस तरह से सोशलाइजेशन हमारा होता है। इसी तरह कल्चर, संस्कृति भी समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब भारत की भूमि पर या भारत में जो कल्चर है उसमें जो सोशलाइजेशन है, अमेरिका में जो सोशलाइजेशन है वो अलग तरीके का है, जापान में सोशलाइजेशन अलग तरीके का है, चाइना में सोशलाइजेशन अलग तरीके का है। तो कल्चर, संस्कृति, हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, वो भी हमारे सोशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में समाजीकरण के तरीके अलग अलग तरीके के होते हैं। इसके बाद आता है मीडिया और कम्युनिकेशन। मीडिया किस तरह से सोशलाइजेशन को प्रभावित करती है या सोशलाइजेशन का साधन है। मीडिया से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। आजकल मीडिया की जितनी वैल्यू है 20 साल बाद, पहले या 25 साल पहले इतनी नहीं थी। 20 और 25 साल बाद अलग तरीके की वैल्यूज़ होंगी। तो मीडिया से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। बहुत जल्दी हम एकदम से हमें चीज़ें पता लग जाती हैं। 20 साल पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना नेट नहीं था हमारे पास, या इतना हम जल्दी हर चीज़ के बारे में गूगल बाबा को सर्च नहीं करते थे हर चीज़ में। अब हर चीज़ में हम गूगल सर्च करते हैं। कोई भी हमें कुछ भी बता दे, सबसे पहले हम गूगल सर्च करके कंफर्म करते हैं। और गूगल मतलब किसी और ने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हो, लेकिन जब तक हम गूगल से कंफर्म नहीं कर लेते हैं तब तक हम उसे नहीं मानते। तो आजकल हमारे लिए किसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए एक विश्वसनीय साधन मीडिया का हो गया है, मीडिया कम्युनिकेशन का, नेट का। तो उस पर हम ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। अब आजकल कोई भी बीमारी आती है, अब आजकल जैसे कोरोना ही आई, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम हर मिनट पे किसी की भी कोई व्हाट्सएप पे कोई वीडियो सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, और तुरंत हम गूगल सर्च करते हैं कि क्या ये सही है या क्या ये इसमें क्या गलत है या इसमें क्या सही है। तो आजकल हम अपने बड़ों से के अपने शिक्षकों या किसी भी और व्यक्ति पर विश्वास करने की जगह गूगल पर विश्वास करते हैं। तो मीडिया भी सोशलाइजेशन को एक अलग तरीके से प्रभावित करता है। जिस तरह का मीडिया हमें जो चीज़ परोसता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमारे सामाजिकरण को या सोशल लाइफ को प्रभावित करता है। इसके बाद कास्ट एंड क्लास। जो हमारी कास्ट एंड क्लास का सिस्टम है, मतलब क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम और क्लास दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो डिफरेंट टाइप की कास्ट हैं उनमें भी सोशलाइजेशन अलग तरीके का होता है। ब्राह्मण समाज में सोशलाइजेशन अलग तरीके का होगा, वैश्य समाज में अलग तरीके का होगा, क्षत्रियों में अलग होगा और शूद्रों में अलग तरीके का होगा। क्योंकि उनके व्यवसाय, उनका खान पान, उनका व्यवहार, वो सारी चीज़ें, जो परिवार का माहौल है, आसपास का माहौल है, आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग मतलब अपनी कास्ट वाली जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो हमारा नेबरहुड है, हम वही देखते हैं कि जहाँ हमारे कास्ट के कम से कम 4-5 फैमिलीज़ हों, वहीं हम रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें, आस पड़ोस भी आ गया, उसमें फैमिली वैल्यूज़ भी आ गई कास्ट में। तो जिस तरह का हमारा समुदाय है, जो कास्ट सिस्टम है, जिस तरह की हमारी क्लास है, वो दोनों ही सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो सोशलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अगर हम सोशलाइजेशन को प्रभावित करने वाले साधनों की बात करें या सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ या साधनों की बात करें, तो दोनों लगभग एक से ही हैं। कुछ चीज़ें एजेंसीज़ में आ जाती हैं और कुछ बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो प्रोसेस में आ जाती हैं कि हम सोशलाइजेशन कैसे सीखते हैं। जो हमने प्रोसेस में डिस्कस किया था सोशलाइजेशन की, कि प्रोसेस क्या है, वो और एजेंसीज़, ये दोनों मिलाकर समाजीकरण को प्रभाव करने वाले कारकों के रूप में भी हम इन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ क्या हैं और उन एजेंसीज़ का सोशलाइजेशन में क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। थैंक यू।